बड़ी खबर विश्व युद्ध के खतरे से जुड़ी हुई पूरी दुनिया की निगाह अब रूस यूक्रेन पर टिकी हुई है। यूक्रेन पर रूस का हमला तय माना जा रहा है। रूस के पीछे हटने के दावे गलत बताए गए हैं। नाटो ने रूस की फौज के पीछे हटने के दावों को खारिज कर दिया है। कुछ वीडियो सामने आए थे जिनके आधार पर यह कहा जा रहा था कि यूक्रेन की सीमाओं से रूस के सैनिक पीछे हट रहे हैं, लेकिन नाटो ने इस तरह के दावों को गलत कह दिया है। मतलब कुछ घंटों बाद यूक्रेन पर रूस बमों की बारिश कर सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो वो विश्व युद्ध से कम नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका भी रूस को जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। यूक्रेन पर रूस का हमला हुआ तो उसी पल मौजूदा दौर की सबसे बड़ी जंग भी शुरू हो जाएगी। रूसी हमले के बढ़ते डर के बीच जर्मन चांसलर ओल्फ शोल्स मॉस्को पहुंचे, जहां राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी 3 घंटे तक बैठक चली। माना यह जा रहा है कि उन्होंने व्लादिमीर पुतिन को पीछे हटने के लिए समझाने की कोशिश की। पुतिन ने कहा कि हम समझौतों की तरफ जाने के लिए तैयार हैं। जाहिर है रूस युद्ध नहीं चाहता। साथ ही पुतिन ने कहा कि वो वॉशिंगटन और नाटो की हरकतों की तरफ आंख भी नहीं मूंद सकते। जर्मन चांसलर और पुतिन के बीच ये बैठक ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका ने रूस को धमकी दी है कि वो नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन पर प्रतिबंध लगाएगा। इससे एक दिन पहले जर्मन चांसलर यूक्रेन भी गए थे। रूस की सैन्य वापसी की घोषणा के बीच यूक्रेन की सरकारी वेबसाइटों और बड़े बैंकों पर साइबर हमले हो गए। यूक्रेन के कम से कम 10 वेबसाइटों ने काम करना बंद कर दिया है। इनमें रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय और 2 बड़े बैंक की वेबसाइटें भी शामिल हैं। यूक्रेन के अधिकारियों ने आशंका जताई है कि ये हमले पड़ोसी देश से हो रहे हैं। अब तय समझा जा रहा है कि तीसरा विश्व युद्ध होकर रह सकता है। यूक्रेन पर रूस किसी भी वक्त हमला कर सकता है। यह आशंका खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति ने जताई। यूक्रेन के राष्ट्रपति को लगता है कि बुधवार 16 फरवरी का दिन रूस ने यूक्रेन पर हमले के लिए तय किया हुआ है। मतलब साफ है कि किसी भी पल यूक्रेन पर रूस का हमला हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो वो विश्व युद्ध से कम नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका भी रूस को जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। यूक्रेन पर रूस का हमला हुआ तो उसी पल मौजूदा दौर की सबसे बड़ी जंग शुरू हो जाएगी। जंग भले यूक्रेन में हो, लेकिन इसका दायरा यूरोप से लेकर अमेरिका तक हो सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने फेसबुक पर केवल हमले का दिन ही नहीं बताया, बल्कि यह भी ऐलान कर दिया कि हमले वाले दिन को यूक्रेन एकता दिवस के तौर पर मनाएगा। मतलब यह कि पूरा यूक्रेन एकजुट होकर रूस को जवाब देगा। अमेरिका मानकर चल रहा है कि रूस रुकने वाला नहीं है। So he continues to add to his readiness. He continues to give himself more options should he pursue a military path here. जबकि संयुक्त राष्ट्र शांति की अपील कर रहा है। We simply cannot accept even the possibility of such a disastrous confrontation. लेकिन रूस की तैयारी इस बार पीछे हटने की नहीं दिख रही। इसीलिए अमेरिका ने यूक्रेन में अपने दूतावास को बंद कर दिया और अपने कर्मचारियों को यूक्रेन छोड़ने का आदेश जारी कर दिया, क्योंकि अब केवल सैनिकों की तैनाती का मसला नहीं है, बल्कि खबर है कि रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी तैनात कर दिया। बताया जा रहा है कि रूस ने अपने मिग-31 विमान तैनात किए हैं, जिन पर हाइपरसोनिक मिसाइलें लगाई गई हैं। ये मिसाइलें बाल्टिक सागर के पास तैनात की गई हैं। किंजल नाम की इन मिसाइलों की रफ्तार मैक 10 बताई जाती है, मतलब आवाज की रफ्तार से भी 10 गुना ज्यादा तेज, मैक 10। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह कि ये मिसाइलें अपने साथ परमाणु बम ले जाने में भी सक्षम है। जब तक रूस ने फौजियों की तैनाती बढ़ाई थी, तब तक तनाव बढ़ रहा था, लेकिन मिसाइलों की तैनाती के बाद जंग शुरू होने के दावे शुरू हो गए। बाल्टिक सागर में मिसाइलों की तैनाती के अलावा काला सागर में रूस ने पनडुब्बियों की तैनाती कर दी है। ये ऐसी सबमरीन हैं जो दुश्मन के हमलों का जवाब देने के लिए दुश्मन पर हमला करने में सक्षम है। सबसे बड़ी बात यह कि ये सबमरीन भी परमाणु हथियारों से लैस हैं। इनके अलावा जमीनी सीमाओं पर 1.25 लाख से ज्यादा सैनिकों की तैनाती की बात सामने आई है। यही सही आंकड़ा तो किसी के पास नहीं है, लेकिन अमेरिका का दावा है कि 1,30,000 सैनिक यूक्रेन की सीमाओं पर रूस ने तैनात किए हुए हैं। और सैनिकों की तैनाती के कारण ही पहले से अमेरिका यह दावा कर रहा था कि यूक्रेन पर हमले की रूस ने पूरी तैयारी कर ली। पहले रूस ने कहा था कि उसका हमला चीन में विंटर ओलंपिक्स के खत्म होने के बाद होगा, लेकिन अब विंटर ओलंपिक्स खत्म होने से 4 दिन पहले ही अमेरिका यूक्रेन पर हमले की भविष्यवाणी कर रहा है। नक्शे पर भी जो दिखा उसके मुताबिक यूक्रेन को रूस की फौज ने 3 तरफ से घेरा हुआ है। उत्तर में बेलारूस की सीमा है,
जहां रूस की सेना लंबे वक्त से अभ्यास कर रही है। पूर्व में रूस की सीमा यूक्रेन से लगती है, जहां जवान पहले से तैनात हैं। दक्षिण में क्राइमिया है, जिस पर रूस 2014 में कब्जा कर चुका है। क्राइमिया की सीमा पर भी रूस के सैनिक पहले से अभ्यास कर रहे हैं। और दक्षिण में है काला सागर, जहां रूस की नौसेना अपनी पनडुब्बियों तक की तैनाती कर चुकी है। यूक्रेन को 3 दिशाओं से घेर चुका रूस हमला कहां से करेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन यूक्रेन की राजधानी कीव बेलारूस और यूक्रेन की सीमा से केवल 90 किलोमीटर की दूरी पर है। मतलब कीव अगर रूस का लक्ष्य होगा तो हमला बेलारूस की सीमा से होने की संभावना सबसे ज्यादा है। इसीलिए अभी तक रूस पर दबाव बनाने की कोशिश बंद नहीं हुई है। कूटनीतिक रास्ते से दुनिया की दोनों महाशक्तियों को समझाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। जर्मनी के चांसलर ने सोमवार को यूक्रेन पहुंचकर वहां के राष्ट्रपति से मुलाकात की और फिर अगले ही दिन वो पुतिन से मिलने मॉस्को पहुंच गए। जर्मनी यूरोप का एक बेहद ताकतवर मुल्क है, जो G7 मतलब ग्रुप 7 का सदस्य भी है। ग्रुप 7 7 देशों का एक बेहद ताकतवर संगठन है, जो लगातार रूस को आर्थिक पाबंदियां लगाने की चेतावनी दे रहा है। इन 7 देशों में जर्मनी के अलावा अमेरिका, जापान, इटली, कनाडा, फ्रांस और यूके शामिल हैं। G7 देशों की तरफ से औपचारिक तौर पर कहा गया है कि अगर यूक्रेन पर रूस ने हमला किया तो रूस को कड़े आर्थिक प्रतिबंध झेलने पड़ेंगे। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि भारत और रूस के बीच S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डील पर भी संकट आ सकता है। हालांकि इस डील के तहत भारत को S-400 की पहली डिलीवरी मिल चुकी है, लेकिन अभी डिलीवरी पूरी नहीं हुई है। लेकिन अगर जंग छिड़ती है तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा असर कच्चे तेल की सप्लाई पर होगा। जंग की आशंका से ही कच्चे तेल की कीमतों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आग लग चुकी है। और अगर वाकई लड़ाई छिड़ गई तो दाम कहां तक जाएंगे इसका अनुमान भी लगाना मुश्किल है। 1 दिसंबर को कच्चे तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब $69 प्रति बैरल थीं, लेकिन 2.5 महीनों में कीमतें $95 प्रति बैरल के पार जा चुकी हैं। 2014 के बाद कभी भी कच्चे तेल की कीमतों में इतनी तेजी नहीं आई। उस वक्त भी रूस और यूक्रेन आमने सामने थे और बवाल क्राइमिया के लिए हुआ था। यूरोप में नेचुरल गैस की सप्लाई का भी बड़ा हिस्सा रूस से ही जाता है। अगर जंग छिड़ी तो पूरे यूरोप में हाहाकार मच सकता है। और यही डर पूरी दुनिया को अभी से सताने भी लगा। रोजाना रूस 1 करोड़ बैरल कच्चे तेल का उत्पादन करता है। पूरी दुनिया में कच्चे तेल की जितनी खपत है उसका 10% अकेला रूस ही बनाता है। लेकिन युद्ध की इस पूरी कहानी में जर्मनी एक अहम किरदार है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अमेरिका और रूस के रिश्तों में कड़वाहट की असली वजह जर्मनी है। यूक्रेन तो बस एक बहाना बन गया, जिसकी बड़ी वजह यह है कि जर्मनी और रूस पिछले कुछ वर्षों में व्यापारिक तौर पर नजदीक आए। यह नजदीकी अमेरिका को चुभने वाली है, क्योंकि रूस से जर्मनी तक नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन का काम करीब करीब पूरा हो चुका है। इस पाइपलाइन के शुरू होते ही रूस जर्मनी को गैस की सप्लाई करने लगेगा और ऐसा होते ही गैस के लिए जर्मनी की अमेरिका पर निर्भरता खत्म हो सकती है। जर्मनी को सस्ती और साफ गैस रूस से मिलने लग जाएगी, जबकि रूस अगर जर्मनी को गैस की सप्लाई करेगा तो जाहिर है वो इस सौदे में तगड़ा मुनाफा कमा पाएगा। इसीलिए कहा यह जा रहा है कि यह प्रोजेक्ट शुरू होते ही यूरोप में नए कारोबारी रिश्ते बनेंगे। रूस की अहमियत के साथ उसका कद भी बढ़ेगा। यहां तक कि जर्मनी और रूस के बीच में लेन देन अमेरिकी डॉलर के बजाय रूबल में भी हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। मतलब यह कि अमेरिका को सीधा सीधा व्यापार में नुकसान तो होगा ही, डॉलर की अहमियत भी कम होगी, तो पूरी अमेरिकी अर्थव्यवस्था को झटका लग सकता है। इतना ही नहीं, अगर रूस के साथ जर्मनी की दोस्ती बढ़ी तो नाटो की जरूरत पर भी सवाल उठने लगेंगे, जिसके बाद अमेरिका से हथियारों का एक बहुत बड़ा बाजार भी छिन सकता है। इसीलिए नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन हमेशा से अमेरिका की दुखती रग रही। इसीलिए कहा यह जा रहा है कि जर्मनी इस पूरे विवाद में एक बेहद अहम किरदार है। कई हफ्तों से जारी विवाद में जर्मनी ने खुलकर कुछ नहीं कहा था, लेकिन अब जर्मनी के चांसलर सक्रिय भूमिका निभाते दिखाई दे रहे हैं। और वो पहले यूक्रेन और फिर रूस पहुंचकर तनाव कम करने की कोशिश करते दिखे। जर्मनी के चांसलर के मॉस्को पहुंचते ही रूस ने पीछे हटने के संकेत भी दिए, जबकि अब तक रूस किसी भी कूटनीतिक पहल के आगे झुकने को तैयार नहीं था। यूक्रेन की सीमाओं से कुछ वीडियो भी आए जिनमें रूस की फौज के टैंक लौटते दिखे। दावा किया गया कि ये टैंक वापस फौज के कैंप की तरफ भेजे गए। सैनिकों की तैनाती भी कम करने का दावा किया गया। इसके अलावा ट्रेन के जरिए सेना के टैंक और दूसरे हथियार भेजने के वीडियो भी सामने आए। हालांकि इस तरह के वीडियो इस बात का सबूत नहीं माने जा रहे कि जंग अब टल चुकी, बल्कि माना तो यह जा रहा है
कि ये ध्यान बटाने के लिए चली गई एक सोची समझी चाल हो सकती है। इसीलिए अमेरिका ने रूस के इस कदम पर कोई बात नहीं की। अमेरिका पहले ही रूस को जवाब देने के लिए तगड़ी तैयारी कर चुका है। अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को बड़ी संख्या में जैवलिन मिसाइलें भेजी जा चुकी हैं। जैवलिन मिसाइलों का इस्तेमाल अमेरिका ने अफगानिस्तान में बड़े पैमाने पर किया था। यूक्रेन की फौज को अमेरिका की तरफ से ग्रेनेड लॉन्चर भी भेजे जा चुके हैं। 2000 एंटी टैंक मिसाइलें भी यूक्रेन को दिए जाने की खबरें हैं। केवल अमेरिका ही नहीं, नेटो की तरफ से भी यूक्रेन के लिए हथियारों का खजाना खोले जाने की खबर है। इसके अलावा ब्रिटेन ने तो सैकड़ों एंटी शिप मिसाइलें यूक्रेन को भेजी, जिनका इस्तेमाल युद्ध छिड़ते ही किया जा सकता है। मतलब यह कि तैयारी केवल रूस ही नहीं कर रहा है, बल्कि यूक्रेन ने भी जंग की तैयारी की हुई। यूक्रेन के साथ भी दुनिया की महाशक्तियां खड़ी हैं। और इसीलिए यूक्रेन के राष्ट्रपति ने दावा कर दिया कि उन्हें रूस की हर चाल की खबर है। यूक्रेन की फौज भी बर्फ की मोटी चादर से घिरे इलाकों में लंबे वक्त से अभ्यास में लगी है। यूक्रेन के सामने वजूद बचाने की चुनौती है, इसलिए केवल फौज को ही तैनात नहीं किया गया, बल्कि रिजर्व फौजियों को भी स्टैंड बाय पर रहने का आदेश दे दिया गया है। यूक्रेन की फौज दिन रात अभ्यास में लगी है। और अगर जंग हुई तो यूक्रेन के साथ अमेरिका और नेटो की फौजें रूस को चौंका भी सकती। यूक्रेन की फौज में 2 लाख से ज्यादा सैनिक हैं और 9 लाख रिजर्व फौजी। रिजर्व फौजी वो होते हैं जो या तो रिटायर हो चुके होते हैं या फिर ऐसे अर्धसैनिक बल के जवान होते हैं जिन्हें जरूरत पड़ने पर जंग लड़ने के लिए भेजा जा सके। 100 के करीब फाइटर जेट भी हैं यूक्रेन की सेना के पास और 34 अटैक हेलीकॉप्टर हैं। साफ है कि जंग हुई तो यूक्रेन जवाब देने के लिए पूरी ताकत लगा देगा। यूक्रेन की सेना के पास 2500 से ज्यादा टैंक और 12000 से भी ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां हैं। फिलहाल खबर यह है कि यूक्रेन ने भी अपनी सीमाओं की सुरक्षा पर पूरी ताकत लगाई हुई है। हालांकि यह समझना ज्यादा जरूरी है कि रूस किसी भी तरफ से हमला करे, यूक्रेन को उस वक्त जंग जीतने के लिए ताकत नहीं लगानी, बल्कि सहयोगी देशों की फौजों के पहुंचने तक दुश्मन को रोक कर रखना होगा। अमेरिका की फौजें पहले से पोलैंड और रोमानिया जैसे देशों में हैं, जो नेटो के सदस्य हैं और यूक्रेन के पड़ोसी हैं। जैसे ही जंग शुरू होगी, सहयोगियों की फौजें यूक्रेन में एक साथ दाखिल हो जाएंगी। और इन सब के बीच यूक्रेन में रह रहे भारतीयों के लिए केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी। रूस के साथ कई दिनों से जारी तनातनी और जंग के बढ़ते खतरे को देखते हुए दुनिया के कई देशों ने यूक्रेन से अपने नागरिकों को बुलाना शुरू कर दिया है। और इसी कड़ी में भारत सरकार ने भी अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की, जिसमें भारतीयों को यूक्रेन से लौटने और कुछ दिनों तक वहां नहीं जाने की सलाह दी गई। यही नहीं, भारतीय छात्रों को वहां से फौरन स्वदेश लौटने को कहा गया। यूक्रेन में जंग के हालात बनने के बाद न्यूज 18 की टीम ने वहां पढ़ाई कर रहे कई भारतीय छात्रों से बात की। हम बस यही चाहते हैं कि एम्बेसी हमारे लिए कुछ स्टेप उठाए, बट अभी तक कोई स्टेप्स नहीं उठा रहे। इसी तरह आशीष गिरी नाम के एक और छात्र से न्यूज 18 की टीम ने संपर्क किया। बातचीत में उसने बताया कि युद्ध की आशंका की वजह से कॉलेज ने भी उन्हें अपने पैसे और पासपोर्ट तैयार रखने के लिए कहा है। कॉलेज तो हमें कह रही है कि आप सुरक्षित हैं, बट उन्होंने भी एक सर गाइड दिया कि आप अपने पैसे, अपने कार्ड, अपने पासपोर्ट रेडी रखें। यूक्रेन में 18,000 से ज्यादा भारतीय छात्र मौजूद हैं, जिसमें अकेले गुजरात से करीब 5,000 बच्चे हैं। और सभी वहां से निकलने की कोशिश में जुटे हैं, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ यूक्रेन और रूस के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है और यह तक कहा जा रहा है कि रूस किसी भी वक्त यूक्रेन पर हमला कर सकता है। इसी वजह से वहां पढ़ने गए भारतीय छात्रों के घर वाले परेशान हैं। छात्रों के घर वालों का आरोप है कि यूक्रेन से आने वाली फ्लाइटों की टिकटें 5 गुना महंगी हो गई हैं और पैसे खर्च करने के बाद भी उन्हें टिकट नहीं मिल रही। ऐसे में छात्रों के घर वालों ने भारत सरकार से बच्चों को एयरलिफ्ट करने की अपील की। मेरी इंडियन एम्बेसी से यही और इंडियन गवर्नमेंट से भी यही मेरी रिक्वेस्ट है कि बच्चों को एयरलिफ्ट करके वापस बुला दिया जाए। हालांकि गुजरात के शिक्षा मंत्री जीतू वाघाणी ने बताया कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के संपर्क में है और सभी बच्चों को सुरक्षित लाने की कोशिश तेज कर दी गई। पूरी उम्मीद है बहुत जल्द ये सब फंसे हुए हमारे नागरिक और विद्यार्थी अपने अपने घर पे, अपने देश में और राज्य में आ जाएंगे। वहीं विदेश मंत्रालय यूक्रेन में रहने वाले छात्रों के साथ लगातार संपर्क में है। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में मौजूद ऐतिहासिक जैन तीर्थ स्थल कुंडलपुर में 16 से 23 फरवरी तक पंच कल्याण महा महोत्सव चलेगा, जिसमें जैन धर्म के तीर्थकरों की 1,500 प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। इनमें 1008 प्रतिमाएं जैन धर्म के 24 तीर्थकरों की हैं, जिन्हें बड़े बाबा मंदिर परिसर में बन रहे सहस्त्र कुट में और 72 प्रतिमाएं त्रिकाल चौबीसी में स्थापित की जाएंगी। इसके अलावा देश विदेश से महावीर की करीब 400 प्रतिमाएं भी कुंडलपुर पहुंच चुकी हैं। इस तरह महावीर के साथ 24
तीर्थकरों की करीब 1500 प्रतिमाओं की स्थापना 16 से 23 फरवरी तक विद्यासागर महाराज के हाथों की जाएगी। जैन धर्म के इस पंच कल्याणक महामहोत्सव में करीब 10 लाख लोगों के आने की संभावना है। हिंदुस्तान के सर्वश्रेष्ठ मुनिराज यहाँ पर विराजमान हैं। सभी से अपने अनुरोध के पंच कल्याणक में आए और अपनी सहभागिता को दर्ज कराएं। रविदास जयंती के मौके पर वाराणसी के सिर गोवर्धनपुर में संत रविदास मंदिर में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। कई सियासी दिग्गज भी शीश नवाने पहुंच रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने आज सुबह रविदास मंदिर में मत्था टेका। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी हाजिरी लगाएंगे। रविदास जयंती के एक दिन पूर्व रैदासियों ने रविदास पार्क में दीपदान किया। पूरा इलाका रोशनी से जगमगा उठा। यहाँ पर देश के कोने कोने से रैदासी पहुंच रहे हैं। इस मौके पर यह इलाका मिनी पंजाब में बदल जाता है, क्योंकि पंजाब से बड़ी तादाद में भक्त यहाँ पर पहुंचते हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि रविदास जयंती के पावन अवसर पर सुबह 9 बजे मैं दिल्ली के करोल बाग के गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर जाऊंगा और वहां जन जन के कल्याण के लिए प्रार्थना करूंगा। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके लिखा, सामाजिक एकता हेतु आजीवन प्रयासरत रहे महान समाज सुधारक संत शिरोमणि पूज्य गुरु रविदास महाराज को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन। आपके विचार युगों युगों तक समरस समाज हेतु प्रेरित करते रहेंगे। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके लिखा कि संत गुरु रविदास महाराज की जयंती के अवसर पर दिल्ली सरकार ने बुधवार 16 फरवरी को सरकारी छुट्टी का ऐलान कर दिया है। महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। वाराणसी में पीएम मोदी का एक और संकल्प पूरा हो रहा है। पहले काशी कॉरिडोर का संकल्प पूरा हुआ और अब सिर गोवर्धनपुर में संत रविदास मंदिर के कायाकल्प का पीएम मोदी का संकल्प पूरा होने जा रहा है। 2016 में पीएम ने अपने काशी दौरे में इस मंदिर के विकास का ऐलान किया था और मंदिर परिसर के कायाकल्प का बीड़ा उठाया था, जिसके बाद वहां तेजी से काम हुए। संत रविदास की जयंती के मौके पर होने वाले कार्यक्रम के लिए भी खास तैयारियां की गई हैं और इस समारोह में राजनीति से जुड़े बड़े लोगों के शामिल होने की चर्चा है। वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर में संत रविदास की इस जन्मस्थली को अब सिर्फ धार्मिक रूप से नहीं बल्कि पर्यटन स्थली के रूप में विकसित करने की भी तैयारियां जोरों पर हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे विकसित करने का बीड़ा उठाया है और इस पूरे इलाके के विकास के लिए कई योजनाओं की शुरुआत कर दी है। पंजाब और हरियाणा से भारी संख्या में श्रद्धालु इस जगह पर मत्था टेकने आते हैं, जबकि प्रधानमंत्री भी 2016 और 2019 में अपने वाराणसी दौरे के वक्त इस पवित्र जगह पर मत्था टेकने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कई लोगों से मुलाकात की और मंदिर परिसर में ही लंगर में शामिल हुए। 2016 में अपने दौरे के वक्त ही प्रधानमंत्री ने इस मंदिर परिसर के विकास का वादा किया था और 2019 के अपने दौरे में उन्होंने इसके विकास कार्यों का शिलान्यास किया। सभी भक्तजन पहले चरण में लगभग 50 करोड़ रुपए की लागत से विस्तारीकरण और सुंदरीकरण की योजना बनाई गई है। इसके तहत यहां के लिए जो बीएचयू से सड़क आती है उसको सजाया संवारा जाएगा। 12 किलोमीटर का एक और रास्ता बनेगा। गुरु रविदास जी की कांस्य की प्रतिमा बनेगी। एक पार्क का निर्माण होगा, कम्युनिटी हॉल बनेगा और दूसरी जन सुविधाओं का निर्माण भी होगा। यानी इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद आपको और यहां आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को एक प्रकार से सारी सुविधाएं एक ही जगह पर मिल जाएगी। अपने दौरे में प्रधानमंत्री ने संत रविदास की कई बातों का जिक्र भी किया। यानी गुरुजी ने ऐसे भारत की कल्पना की थी
जहां बिना किसी भेदभाव के सबकी मूल आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाए। साथियों, केंद्र की सरकार बीते 4.5 वर्ष से इसी भावना को पूरी ईमानदारी से जमीन पर उतारने की भरसक कोशिश कर रही है। संत रविदास की जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर के विकास के लिए 1514 करोड़ रुपए की लागत से काम किए जाने हैं। ये काम 2 चरणों में होंगे, जिसका अधिकांश हिस्सा पूरा भी हो चुका है। इस काम में 4 करोड़ 54 लाख की लागत से सामुदायिक भवन का निर्माण किया जा रहा है, जबकि 25 करोड़ 27 लाख रुपए से शौचालय ब्लॉक बनवाने का काम भी तेज है। इस काम को पूरा करने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को सौंपी गई है, जबकि दूसरे फेज में वहां पहुंचने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए भी कई काम तेजी से करवाए जा रहे हैं। कुछ ही पंक्तियों के माध्यम से बड़ा संदेश देते थे। उन्होंने कहा था, जाति जाति में जाति है, जो केतन के पात रैदास मनुष्य ना जुड़ सके, जब तक जाति न जात। जिस प्रकार केले के तने को छीला जाए तो पत्ते के नीचे पत्ता, फिर पत्ते के नीचे पत्ता और अंत में कुछ ही नहीं निकलता है, लेकिन पूरा पेड़ ही खत्म हो जाता है। ठीक उसी प्रकार इंसान को भी जातियों में बांट दिया गया है और इंसान रहा ही नहीं है। वे कहा करते थे कि अगर वास्तव में भगवान हर इंसान में होते हैं तो उन्हें जाति, पंथ और अन्य सामाजिक आधारों पर बांटना उचित नहीं है। देश में गुरु रविदास की कितनी महिमा है, उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पंजाब में 14 फरवरी को मतदान होना था, क्योंकि 16 फरवरी को रविदास जयंती मनाई जाती है और इस मौके पर भारी संख्या में श्रद्धालु रविदास जयंती मनाने काशी के सीर गोवर्धनपुर जाते हैं। इस वजह से केंद्र सरकार की मांग पर इलेक्शन कमीशन को मतदान की तारीख को बदलकर 20 फरवरी करना पड़ा। पीएम नरेंद्र मोदी आज पंजाब में अपनी दूसरी चुनावी रैली करेंगे। पीएम आज दोपहर 12 बजे पठानकोट में जनता को संबोधित करेंगे। एहतियातन रैली स्थल के आसपास सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। रैली के मद्देनजर सुरक्षा एजेंसियां और जिला पुलिस सतर्क हो गई है। 20 फरवरी को पंजाब में मतदान है। पीएम ने सोमवार को जालंधर में रैली की थी। यूपी के चुनावी मैदान में बीजेपी के दिग्गज नेता पसीना बहा रहे हैं। पीएम मोदी पठानकोट की रैली के बाद उत्तर प्रदेश के सीतापुर में रैली करेंगे। ये 9 विधानसभाओं की संयुक्त रैली होगी। वहीं योगी आदित्यनाथ हमीरपुर, महोबा, ललितपुर और झांसी में जनसभा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कानपुर, मलिहाबाद, लखनऊ में प्रचार करेंगे, तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अकबरपुर, कानपुर देहात में जनसभा करेंगी। रांची की विशेष सीबीआई कोर्ट ने चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले में लालू यादव को दोषी करार दिया। हालांकि अभी इस मामले में उनकी सजा का ऐलान होना बाकी है। लेकिन कोर्ट ने जैसे ही लालू यादव को दोषी ठहराया, पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। इससे पहले जब वो सुबह विशेष सीबीआई कोर्ट पहुंचे तो पुलिस को उन्हें अदालत के अंदर ले जाने में अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि कोर्ट परिसर में आरजेडी अध्यक्ष के समर्थकों और मीडिया का भारी जमावड़ा पहले से ही मौजूद था। कुछ पल के लिए वहां धक्का मुक्की के हालात भी बन गए, जिसके बाद कुछ पुलिस वाले आगे आए
और उन्होंने भीड़ को बड़ी मुश्किल से पीछे हटाया। तब जाकर वो कोर्ट के अंदर दाखिल हो पाए। कि जब भी चारा घोटाला की बात आती है तो उसमें इस डोरंडा कोषागार जो सबसे बड़ा मामला था, 139 करोड़ के अवैध निकासी का आरोप था। और तय समय पर कोर्ट की कार्यवाही शुरू हुई और अदालत ने चारा घोटाले से जुड़े इस 5वें मामले में उन्हें दोषी ठहराया। 3 साल के बाद वाले उनको कस्टडी में माननीय न्यायालय के द्वारा लेने की बात कही गई कि कस्टडी में लेंगे, लेकिन अभी सेंटेंस पॉइंट पर अभी सुनवाई नहीं की गई। हालांकि इसी मामले में 24 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया। लेकिन डोरंडा कोषागार के मामले में अदालत का फैसला आते ही बिहार की राजनीति चारा घोटाले को लेकर फिर गर्मा गई। राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता सुशील मोदी सामने आए और उन्होंने कोर्ट के फैसले की तारीफ करते हुए आरजेडी अध्यक्ष को निशाने पर ले लिया। पद पे रहते हुए जो लोग खजाने को लूटने का काम करेंगे उनको सजा मिलेगी, अच्छा जैसी करनी वैसी भरेगी। बीजेपी के हमले का जवाब देने में आरजेडी ने भी देर नहीं लगाई और उसने इस मामले की जांच करने वाली सीबीआई पर सवाल खड़े कर दिए। पूरे मामले में अनुसंधान करता सीबीआई है, तो कहीं न कहीं सत्ता की ड्योढ़ी की एक शोभा है। हालांकि इस सियासी घमासान के बीच पटना में कुछ आरजेडी कार्यकर्ता राबड़ी देवी के आवास पर पहुंचे और हाथों में लालू यादव के पोस्टर लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया, जबकि कुछ कार्यकर्ता अदालत के फैसले की जानकारी मिलने के बाद भावुक हो गए। रांची की विशेष सीबीआई कोर्ट ने चारा घोटाले के जिस मामले में आरजेडी अध्यक्ष को दोषी ठहराया वो रांची के डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपए की अवैध निकासी से जुड़ा है और इसी मामले में कुल 99 आरोपियों में 75 को दोषी करार दिया गया, जिनमें लालू यादव भी शामिल हैं, जबकि 24 आरोपियों को बरी कर दिया गया और 34 लोगों को 3-3 साल की सजा कोर्ट ने सुनाई, जबकि लालू यादव समेत 41 आरोपियों की सजा पर फैसला 21 फरवरी को होगा। इससे पहले भी उन्हें चारा घोटाले से ही जुड़े 4 मामलों में जुर्माने के साथ सजा मिल चुकी है। हम लोग हर केस पे अपील में हाई कोर्ट जा चुके हैं, तो निर्णय जो होगा ये अंतिम फैसला नहीं। लालू जी जरूर बड़ी होंगे। मध्य प्रदेश के डिंडौरी से हैरान करने वाला मामला सामने आया। वहां जमीन के एक हिस्से की वजह से 2 गुटों में लाठियां चल गई। बताया गया कि जमीन की वजह से दोनों गांव के बीच विवाद कई सालों से चल रहा था, जो अचानक मारपीट में बदल गया। दोनों तरफ से जुटे गांव वालों ने एक दूसरे पर जबरदस्त लाठियां भांजी और इस झड़प में महिलाएं भी दिखाई दी, जो हाथ में डंडा लिए दूसरी तरफ के लोगों को खदेड़ती नजर आई। डोभी गांव के लोगों ने आरोप लगाया कि दुल्हरी गांव के लोगों ने उनके खेतों में अपने जानवर छोड़ दिए, जिससे उनकी फसल तबाह हो गई। इसका विरोध करने पर वो मारपीट पर उतर आए, जिसके बाद वहां ये बवाल हुआ। हालांकि पुलिस ने दोनों गुटों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। प्रकरण पर पंजीबद्ध किया हुआ है और तकरीबन 25 से 28 आरोपियों और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने वहां पहुंचकर दोनों पक्षों के लोगों को समझाया भी, ताकि दोबारा उनके बीच इस तरह से विवाद न हो। आशीष मिश्रा 130 दिन के बाद जेल से बाहर आ गए। वो लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी हैं, जिन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट से 10 फरवरी को ही जमानत मिल गई। लेकिन कोर्ट से रिहाई के ऑर्डर लखीमपुर के जेल प्रशासन तक पहुंचने में 5 दिनों का वक्त लग गया। कोर्ट के ऑर्डर पहुंचने के बाद कुछ ही घंटों के अंदर आशीष मिश्रा को रिहा कर दिया गया। जेल से निकलने के बाद वो अपने वकीलों के साथ एक गाड़ी में बैठकर वहां से रवाना हो गए। इससे पहले उनके वकील ने बताया कि कोर्ट ने उनकी रिहाई के लिए कुछ शर्तें रखी थी, जिन्हें फौरन पूरा कर दिया गया था। कोर्ट से 3 लाख की छोटी मांगी गई थी, 3-3 लाख की तो दाखिल कर दी गई। पिछले साल 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में हुई हिंसा में 8 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना के 6 दिन के बाद 9 अक्टूबर को आशीष मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया था। दिल्ली के पास नोएडा में एक बिल्डर के ठिकानों पर छापे पड़े। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दिल्ली के पास नोएडा में एक बिल्डर के 2 ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान 50 लाख की नकदी बरामद की गई। साथ ही दावा किया गया कि वहां से करीब 10 करोड़ के संदिग्ध लेन देन से जुड़े दस्तावेज भी मिले। उत्तराखंड के चमोली और रुद्रप्रयाग समेत कई इलाकों में फिर बर्फबारी हुई। सरकार ने देश में बनी कोरोना वैक्सीन कोर्बेवैक्स को सुरक्षित बताया। Corbevax yesterday as we know that it has been approved for children 12 to 18 years. हिमाचल प्रदेश के रामपुर में एक सरकारी बस खाई में गिर गई। राहत की बात यह रही कि ये बस नीचे गिरते ही वहां पेड़ों पर अटक गई। इसके बाद बस से घायलों को किसी तरह बाहर निकाला गया। इस हादसे के दौरान बस में 33 लोग बैठे हुए थे। बिहार के कटिहार में कई मकानों में आग लग गई, जिससे इन मकानों को काफी नुकसान पहुंचा। सबसे पहले ये आग एक मकान में खाना बनाते समय लगी और फिर इसने आसपास के कई मकानों को अपनी चपेट में ले लिया।
बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन अपने पहले मुकाबले में हार गए। उनके अलावा डबल्स में रविकृष्ण पीएस और शंकर प्रसाद उदय कुमार की जोड़ी को भी हार का सामना करना पड़ा। ब्रेक के बाद भी